हेलो। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. लास्ट लेक्चर में हम लोग यूनिटी गेन एम्पलीफायर डिस्कस किए थे, या वोल्टेज फॉलोअर जिसका गेन हमने बताया था 1 होता है और आउटपुट इज सेम एज इक्वल टू द इनपुट सिग्नल। याद है? हेलो, सर्किट डायग्राम यहाँ शो किया Yes, गया sir. है। यहाँ हमारे पास दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज फॉलोअर और यूनिटी गेन एम्पलीफायर। इसका यूज क्या होता है? दिस सर्किट इज यूज्ड to reduce the loading effect between two networks and it acts like a buffer amplifier. बफर एम्पलीफायर मतलब कि मान लीजिए एक लोड रेजिस्टेंस है RL और एक सोर्स वोल्टेज है VS। तो अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो इसका अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा RS। अगर हम दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें यहाँ पे तो जो लोड वोल्टेज मिलेगा क्या वो VS के बराबर मिलेगा? हेलो, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं। एक लोड रेजिस्टेंस है RL जिसको हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी है। एक सोर्स वोल्टेज हमने लिया VS, वोल्टेज सोर्स लिया जिसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस RS है। अगर हम दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो क्या लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा? ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जो लिखा गया है कि लोड वोल्टेज विल बी लेस देन सोर्स वोल्टेज, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसी Yes, को sir. हम वो करते रेजिस्टेंस पे ड्रॉप है ना? हैं क्योंकि RS में भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा जब लूप में करंट फ्लो होगी Yes, sir. तो इसकी वजह से जो लोड वोल्टेज मिलेगा RL के पास जो वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी लेस देन द सोर्स वोल्टेज। यही जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक, अब अगर मान लो हम भी चाहते हैं इस लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना तो इसके लिए हमने क्या किया, यह सर्किट हमारे पास यूनिटी गेन एम्पलीफायर का था। हमने अब क्या किया, यह जो वोल्टेज सोर्स लिया VS, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है RS, इसको लोड रेजिस्टेंस से डायरेक्ट ना कनेक्ट करके हमने बीच में ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगा दिया लाइक दिस, प्लस माइनस। अब बताओ ये सर्किट जो है यूनिटी गेन एम्पलीफायर की सर्किट है, यहां से कंपेयर कर सकते हो। इस दोनों को अब हमने केवल लोड रेजिस्टेंस और सोर्स वोल्टेज सोर्स के बीच में हमने यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगा दिया। बस इतना होता हाँ या ना कि हमने सोर्स वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस के बीच में यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगा दिया। यहाँ पे देखो जो हमारे पास यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सोर्स वोल्टेज कनेक्ट किया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो इतनी जो सर्किट है बीच की हमारे पास, यह जो सर्किट है इसे हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर कर सकते हैं। अभी बताओ ओप एम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनपुट इम्पीडेंस आइडियल केस में? So infinite. High, infinite. इनफाइनाइट होता है। Infinite. अगर इनफाइनाइट है तो क्या यहाँ से कोई करंट फ्लो हो सकती है? इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ की करंट क्या हो जाएगी? जीरो। अगर हम इस पॉइंट का वोल्टेज पूछें, अगर हम इसको नाम देते हैं VB, तो VB की वैल्यू VS के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी सर। Yes, sir. KVL लिख के देख लो, VS माइनस RS रेजिस्टेंस है और करंट उसमें जीरो फ्लो हो रही है इक्वल टू VB। तो VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? VS। और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट यूज करें तो यहाँ पर अगर हम VA कंसिडर कर लें तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज लेवल VA, तो VA इक्वल टू क्या होता है वर्चुअल शॉर्ट से? VB। तो कैन वी राइट VA इक्वल टू VB इक्वल टू VS? Yes, sir.
और हमारे पास VA डायरेक्टली कनेक्टेड आउटपुट वोल्टेज से। यहाँ से अगर रेमिस पॉइंट को V0 कर दें, कैन वी राइट V0 इक्वल टू VA? बीच में कोई रेजिस्टेंस है VA और V0 के बीच में? नो सर। तो V0 इक्वल टू VA हो जाएगा। Yes, sir. और VA बराबर कितना था? अभी हम कैलकुलेट किए तो VS था। अब जो V0 होगा वही तो RL के क्रॉस वोल्टेज होगा। Yes, sir. तो Yes, sir. V0 इक्वल टू VL कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे तो जो लोड वोल्टेज मिल रहा था वो सोर्स वोल्टेज से कम था, लेकिन अगर हम बीच में यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगा दिए ड्यू टू हाई इनपुट इंपीडेंस और आइडियल केस में इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस, अब नाउ विल गेट VL इक्वल टू VS। तो लोडिंग इफेक्ट क्या हो गया हमारे पास? रिड्यूस हो गया। और इस सर्किट ने क्या किया? सिंपली जो सोर्स वोल्टेज था उसी को आउटपुट को प्रोवाइड कर दिया। और इसी सर्किट को हम कहते हैं बफर एम्पलीफायर। जैसे आप लोग वीडियो प्ले करते हैं ऑनलाइन, तो अगर नेट की स्पीड स्लो है तो बफरिंग लिख के आता है वर्ड। Yes, sir. तो बफरिंग का मतलब Yes. क्या होता है? क्या बफरिंग की वजह से वीडियो की क्वालिटी या वीडियो का मतलब टाइप चेंज हो जाता है? No, sir. नो सर। केवल क्या होता है कि अगर आउटपुट जो इनपुट मिलता है उसको हम कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं, और जब जो कुछ सेकंड का वीडियो डाउनलोड हो जाता है तो फिर उसको प्ले कर देते हैं विदाउट चेंजिंग। तो यह सिंपली क्या कर रहा है कि जो सोर्स वोल्टेज था उसको बिना चेंज किए आउटपुट को प्रोवाइड कर दे रहा है। तो इसका तीसरा नाम भी होता है बफर एम्पलीफायर। 3 नाम बताए इसके, कौन कौन से? कल 2 बताया था। एक हमने, एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर, दूसरा Voltage follower. Voltage follower. और थर्ड वन आज बताया गया, बफर एम्पलीफायर। Buffering. Amplifier. Buffer. ठीक है, तो तीनों नाम याद रखिएगा। और तीनों केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, और जो गेन होता है क्लोज लूप वोल्टेज गेन वो 1 होता है, या डीबी में बोले तो 0 dB होता है। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है बफर एम्पलीफायर का, और या फिर इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि प्रॉपर्टीज में क्या है, इसका गेन 1 होता है एंड आउटपुट इज जस्ट इक्वल टू द इनपुट सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड फेज। और इसका यूज होता है एज ए बफर एम्पलीफायर टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट। एक लाइन नोट कर लेना कि वोल्टेज फॉलोवर और यूनिटी गेन एम्पलीफायर इज यूज्ड एज ए बफर एम्पलीफायर या बफरिंग एम्पलीफायर टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट बिटवीन टू नेटवर्क्स। सर रिपीट कर दीजिए। कोई भी नाम लिख लो इसमें, बफर एम्पलीफायर और यूनिटी गेन एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोवर is used to reduce loading effect between two networks फुल स्टॉप। नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग 2 एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं ऑप एम्प का, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक दूसरा कौन सा डिस्कस किए थे कल हम लोग? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हमने आपको बताया था कि ऑप एम्प की हेल्प से हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा होता है? जो दिमाग मारे वही बोलो ना। Addition. Sir, addition. एडिशन। तो एडिशन करके देखते हैं कि ऑप एम्प से एडिशन कैसे किया जाता है। अब ऐड करने के लिए अगर 2 चीजों को, कम से कम 2 चीजें चाहिए। Yes, sir. ठीक, अब एक चीज बताओ, ऐड कब होगा? दोनों या तो निगेटिव या तो दोनों Positive. पॉजिटिव हो। तो इसी के बेसिस पे जो एडर होता है या फिर जो हम लोग एडिशन परफॉर्म करने जाते हैं उसमें भी 2 तरीके की सर्किट होती है। एक होता है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो पहले हम लोग आसान वाला डिस्कस करते हैं, दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर।
अब सर्किट कैसे बनाया जाए जरा ये सोचा जाए। सबसे पहले ओपैम्प बना लेते हैं। ओपैम्प की दोनों इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स। आउटपुट टर्मिनल फीडबैक हम लोग के सिलेबस में कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव बोलने का मतलब ये कर लें आरएफ। अब इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग? नाम देखो सर्किट का क्या है, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। सम करना है। इन्वर्टिंग। सम करने का मतलब कि एक से ज्यादा चीजें चाहिए, और अभी आपने बताया कि सर या तो दोनों निगेटिव तभी ऐड होंगे या तो दोनों पॉजिटिव तभी ऐड होंगे। तो दोनों अगर सेम साइन का चाहिए तो हमें दोनों इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो दो इनपुट हमने लिया, दो नहीं चलो तीन ले लेते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने V1 इनपुट, V2 एंड V3, और तीनों को उठा के हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने उठा के ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। अब बताओ V1 जब एम्पलीफाई होगा, V1 वोल्टेज तो माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है ना, उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। Yes, sir. सिमिलरली V2 भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। एंड सेम थिंग फॉर V3। तो तीनों आउट ऑफ फेज होंगे, मतलब 180 डिग्री, मतलब तीनों माइनस साइन के होंगे। तो तीनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये ध्यान रखना, Yes, sir. ऐड करने के लिए जिन सिग्नल्स को ऐड करना उन्हें सेम टर्मिनल पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास तीन वोल्टेज हमने लिया है, V1, V2 एंड V3, और नाम दे दे रहे हैं रेजिस्टेंसेस का R1, R2 एंड R3। अब हमें आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया था आपको? सर करंट नहीं, किसी डायरेक्शन नोट पे वोल्टेज। नोड पर वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने मान लिया VA और यहाँ पे VB, और आदत के अनुसार हमने बताया था कि आदत डाल लीजिए। यहाँ पे लिखना IB1 और यहाँ पे IB2। अब इसके बाद सारे ब्रांचेज में किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करंट ले सकते हो। तो मान लो कि R1 में करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I3, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है IF। विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। अब हमने बताया था कि जब इतना काम कर लोगे तो जितने नोट्स आपको दिख रहे होंगे सब पर 1 by 1 केसीएल अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले कौन से नोट पर केसीएल अप्लाई किया जाए? VA पर। ए पे अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। बताइए नोड ए का केसीएल I1 plus I2 plus I3 is equals to IF plus I1 IB1 IB1 प्लस I3। इनकमिंग करंट हो गई, आउटगोइंग करंट IF है और दूसरी करंट है IB1। और ये तो हमेशा हम लोग लिखते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस आइडियल ऑप एम्प का इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब IB1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वी कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF। अब जो हमने कल बताया था 5 - 3/10 वाला कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे I1 को क्या लिखा जाए? V1 minus VA V1 minus VA V1 minus V1 माइनस VA upon R1। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर इस पॉइंट का वोल्टेज लेवल VA है तो इस पॉइंट का वोल्टेज लेवल क्या होगा? VA ही तो होगा। तो प्लस I2 को लिख ले हम लोग V2 माइनस VA अपन R2 IF को क्या लिखा जाए? VA minus VO upon RF। VA माइनस V नॉट अपन minus VO upon RF। RF। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्टेट में लोग वर्चुअल शॉर्ट का यूज किया जाए। अच्छा यहाँ पर सर्किट देखिए क्या लग रहा है, वर्चुअल शॉर्ट यूज किया जाए, वर्चुअल ग्राउंड यूज किया जाए?
सर वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड के लिए हमने बताया था वर्चुअल कि अगर कोई भी एक इनपुट टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड होगा, हम लोग वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज ग्राउंड करेंगे। और जैसे वर्चुअल ग्राउंड यूज करोगे तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0। तो यस एक्सप्रेशन सर, ये सिंपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस हो सर, जाएगा सर। अगर वर्चुअल ग्राउंड नहीं यूज होता तो उस केस में हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद तब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि यहीं पे 0 कर दें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे हम एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल सॉर्ट, दोनों एक साथ यहाँ लिख सकते हैं VA इक्वल टू VB वर्चुअल सॉर्ट से, और वर्चुअल ग्राउंड से इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर आप पुट कर दें तो V1 अपन R1 प्लस V2 अपन R2 प्लस V3 अपन R3 इक्वल टू माइनस V0 अपन RF हो जाएगा। यस सर, अब यहाँ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, माइनस RF अपन R1 इंटू V1 प्लस माइनस RF अपन R2 इंटू V2 प्लस माइनस RF अपन R3 इंटू V3 लिख सकते हैं। यस सर। यस अब सर, बताओ क्या इस एक्सप्रेशन में कोई हमारा एज्यूम्ड वेरिएबल है? नो सर। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया आउटपुट का। यस सर। अब जरा पहली Yes, सर्किट yes, sir. हमने बताई थी इनवर्टिंग एम्पलीफायर वाली, अगर आप कॉपी में ड्रॉ किए तो उस सर्किट को जरा ओपन करो। पहली सर्किट इनवर्टिंग एम्पलीफायर की, उस सर्किट से इस सर्किट में कंपेयर करके बता सकते हो उसमें क्या क्या था? कनेक्शन बस बताओ। उसमें V इन था और R इन था ओनली। यस सर। तो आउटपुट यस क्या सर, मिला था? ओनली V in R in। RF अपॉन R माइनस माइनस RF। माइनस RF अपन R इन इंटू V इन मिला था। यस सर। यस सर। अब मान लो कि R इन की जगह हम R1 कर दें और V इन की जगह V1 कर दें, तो पहला वाला टर्म मिलेगा या? यस सर। अब मान लो केवल V2 और R2 होता, R2 अपॉन RF अपॉन R2 इंटू V2 हो जाता है। और केवल V3 और R3 होता तो माइनस RF अपॉन R3 इंटू V3। तीनों साथ में है तो इंडिविजुअल आउटपुट का समेशन मिला है। यस सर, तो कैन वी से दैट कि ऑप एम्प फॉलो सुपरपोजिशन थ्योरम? इसी Yes, sir. को हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। यस कि एक अगर इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिस्पांस मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, और एक से ज्यादा इनपुट अगर अप्लाई करो एक साथ में, तो जो ओवरऑल आउटपुट मिलेगा वो इंडिविजुअल आउटपुट का समेशन होगा। ठीक है, यस सर, इस फाइनल एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अगर मान लो केवल V1 V2 होते हैं तो थर्ड वाला टर्म नहीं मिलता, यस सर। और मान लो चौथा इनपुट भी होता। सर तो प्लस माइनस RF अपॉन R4 इंटू V4 आ जाता है। अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो n नंबर ऑफ इनपुट की बात करें, अभी इस एक्सप्रेशन को छोड़ देते हैं, सिमिलरली यस can we write for n number of input, can we write V naught equal to sigma I equal to 1 to n minus RF upon RI into VI लिख सकते हैं। यस सर। मान लो n की Yes, वैल्यू sir. 3 हो जाए तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यस सर। यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे Yes. बढ़ा जाए। अब इसी में कुछ स्पेशल केसेस लें। मान लो हम केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1, इफ R1 इक्वल टू R2
इक्वल टू R3 इक्वल टू R, मतलब R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो V नॉट इक्वल टू माइनस RF अपन R ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। यस सर। इससे लिख रहे Yes, हैं sir. तीनों की वैल्यू सेम होगा R1 R2, तो हर फैक्टर हर एक फ्रैक्शन में RF1R आ जाएगा, माइनस n के साथ उसे कॉमन कर दिया यस हमने। सर। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, सबसे पहले क्या किया गया, V1 V2 V3 को क्या किया गया है, इस फाइनल वाले एक्सप्रेशन में देखो, इसमें V1 V2 V3 को क्या किया गया, आपस में सम किया गया है, ऐड किया। यस। और बाहर माइनस साइन है, Yes, sir. तो इनवर्टिंग वर्ड यूज कर लें, Yes, sir. और Yes, और RF अपन R से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब एम्प्लीफिकेशन हुआ ना। Yes, sir. तो तीनों Yes, sir. चीज तो देखो, माइनस साइन का मतलब इनवर्टिंग, और RF अपन R का मतलब एम्पलीफायर, Amplification. और V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब समिंग। Summing. तो इसका पूरा नाम भी क्या हमने रखा था पहले, Inverting summing Amplifier. Inverting summing amplifier. तो नाम और Yes, जो sir. फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है उसे सेटिस्फाई है। यस सर। Same. Yes, sir. अब चलो थोड़ा सा और इसमें काम करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं इससे। ठीक है, बस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब इसके नीचे लिखो केस 2 जरा, तब तक हम इसको सही कर रहे हैं। केस 2, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, केस 2, if R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF, सारे रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं, तो V नॉट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इस बॉक्स वाले एक्सप्रेशन को माइनस ऑफ ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस, V1 प्लस माइनस V1 प्लस V2 प्लस इसने V3। सिंपली क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया ना, सर रजिस्टेंस को ऐड कर दिया, Yes, sir. और साथ में माइनस साइन भी है, Invert कर दिया. तो उस केस में हम कर सकते हैं इसे इन्वर्टिंग एडर, या फिर सिंपली जनरली इसे कहा जाता है प्योर एडर। हालांकि है तो इन्वर्टिंग एडर, इन्वर्टिंग प्योर एडर है, लेकिन जो यूज किया जाता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में टर्म यूज किया जाता है, तो प्योर एडर यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है यहाँ पे कि हाउ इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कैन बी मॉडिफाइड टू प्योर एडर। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF, देन द सर्किट इज कॉल्ड प्योर एडर। ठीक है, यस सर। अब एक और केस लेके देखते हैं, केस 3 लीजिए। इफ यह कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कौन सा केस लेना है हमें। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R एंड RF इक्वल टू R/3, तो V नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, जो बॉक्स वाला एक्सप्रेशन था उसे देख के बताओ। सर -1/3 -1/3 V1 प्लस V2 प्लस V3। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, Average. मीन एवरेज। निकाल ले रहे हैं। तो इस सर्किट को हम क्या करते हैं, एवरेजर। ठीक है, एवरेज। यस सर। अगर ये मान लो दो इनपुट होते केवल V1 V2 होता, तो RF की वैल्यू क्या लेते हैं आप एवरेज सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए, R/2. R/2 और n नंबर ऑफ इनपुट होते तो R/n। कुछ ऐसा है जो नया हम बता रहे हैं, जो आप नहीं सोच सकते, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। No, sir. बस इसमें अगर आप दिमाग लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटना पड़े आपको। ठीक है, अब हमने पहला एप्लीकेशन डिस्कस किया
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा एप्लीकेशन डिस्कस किया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तीसरा एप्लीकेशन डिस्कस किया इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, या चौथा एप्लीकेशन क्या डिस्कस किया जाए? सर Non-inverting. subtracting नॉन इन्वर्टिंग तो अच्छा नॉन इन्वर्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इसके बाद करेंगे, अभी inverting एडिशन में, summing यस सर एडिशन में भी दूसरा पॉसिबिलिटी है नॉन इन्वर्टिंग, क्या बेटा? नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। अब सर्किट कैसे बनाया जाए? तो सबसे पहले हमने बताया तो ऑप एम्प बना लीजिए। प्रभात, कोई डाउट है? यस सर। नहीं, आपने रेज हैंड किया था ना। यस सर। हेलो सर। हाँ, सर वो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में सर जो सर्किट में आपने यूज किया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल शॉर्ट, सर दोनों यूज कर सकते हैं उसमें? हाँ, उसमें तो दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि एक टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड था ना। यस सर। तो उसमें वो वर्चुअल ग्राउंड वाला हो गया, और सर वर्चुअल शॉर्ट के लिए वर्चुअल ग्राउंड जो होता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड ही, वर्चुअल शॉर्ट इटसेल्फ ना। वर्चुअल ग्राउंड स्पेशल केस है वर्चुअल शॉर्ट का। वर्चुअल ग्राउंड जो है एक तरह वर्चुअल ग्राउंड का ही वर्चुअल शॉर्ट का स्पेशल केस है ना, तो यहाँ पे दोनों यूज करेंगे। अब बताओ, चलो अब यहाँ पे वापस आता है, अभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने ओप एम्प बना लिया। फीडबैक कौन सा हमने डिस्कस करना है? नेगेटिव। निगेटिव कर दिया। अब समिंग करना है, तो समिंग करने मतलब दोनों इनपुट होंगे वो एक ही टर्मिनल होने चाहिए ना, या तो दोनों माइनस होने चाहिए तो दोनों प्लस होने चाहिए। यस सर। yes sir अब नाम क्या है? नॉन नॉन इन्वर्टिंग। अब इन्वर्टिंग दोनों, अगर दो इनपुट लें हम तो दोनों इनपुट कौन से टर्मिनल पे होंगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। नॉन इन्वर्टिंग तो हम दोनों यस सर। नॉन इन्वर्टिंग पे दो इनपुट लगा दे रहे हैं। यहाँ पे कर दिया V2 और इस रेजिस्टेंस को कर दिया R2, और एक और इनपुट यहाँ से ले लिया R1, और यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर दिया V1, और इसको हमने R की हेल्प से ग्राउंड कर दिया। कभी डायरेक्टली उसको ग्राउंड मत करने, एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड करना। एक सेकंड बेटा, मेरे कॉल आ रही है। हाँ हेलो। अब हमने बताया था कि सारे नोड्स पर वोल्टेज हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया VA, यहाँ पे लिख लिया VB, और आदत हमारी पड़ी हुई है यहाँ पे हमने लिख लिया IB1। हालांकि हम जानते हैं कि IB1 और IB2 आगे चल के 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लिखेंगे। अब इसके बाद हर ब्रांच में रेजिस्टेंस, हर जितने ब्रांचेज हैं सब में कुछ करंट लिख लिया जाए। पहले हमें डिराइव क्या करना था? V0 का एक्सप्रेशन। तो RF में मान लो कोई करंट हम लोग ऐसे कंसिडर कर ले रहे हैं IF, यहाँ पर हमने करंट कंसिडर कर लिया I, R1 में करंट कंसिडर किया I1, डायरेक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को जो हम कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे करंट कंसिडर कर लिया I2। अब जरा एक चीज बताओ, अगर नोड ए पर KCL अप्लाई करोगे तो कौन कौन से वोल्टेज बीच में रिलेशन आएगा? थिंकिंग अप्रोच। जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, नोड ए पर जब KCL अप्लाई करोगे तो कौन कौन से वोल्टेज के बीच में रिलेशन आएगा? सर VA और V0 VA, V0 और 0। जीरो यस इधर आर के बगल में 0 ग्राउंड है ना, यस सर तो वहां से क्या V0 VA के टर्म में निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर। अभी करके दिखाएंगे, पहले थोड़ा सोचने का तरीका डेवलप करिए। तो V0 VA के टर्म में निकल जाएगा, और VA की वैल्यू वर्चुअल शॉर्ट से VA की वैल्यू VB के बराबर होती है। यस सर यस सर। नोड B पर जब KCL अप्लाई करोगे तो किस रिलेशन आएगा? VB और V0। हाँ V1 V2 और VB। V1 V2 और VB। यस सर तो क्या VB V1 V2 के टर्म में निकाल सकते हैं यहाँ से? यस सर यस सर। और पहला वाला एक क्वेश्चन में जब रिप्लेस कर दोगे VA को VB से, तो क्या V0 V1 और V2 के टर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। यही तो हमारा काम है कि जो वाइड से जो गिवन था उसी के टर्म में आउटपुट एक्सप्रेशन डिराइव करना था।
तो सबसे पहले लिखिए अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी। अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी। प्रैक्टिस से समझ में आएगा कौन से नोड पर केसीएल अप्लाई करें ज्यादा आसान होगा, या कोई स्टैंडर्ड नहीं कि नोड बी पे पहले अप्लाई करना है। आप पहले नोड ए पर भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कौन से नोड पर केसीएल अप्लाई करें तो ज्यादा आसानी से डिराइव हो जाएगा। नोड बी का केसीएल कोई बताए? I1 plus I2 equals to IB2. IB2 IB2 और IB2 जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, इसके वजह से IB2 जीरो हो जाएगा। तो कैन वी राइट नाउ I1 प्लस I2 इक्वल टू जीरो। I1 को क्या लिखा जाए? V1 minus V1 So VB V1 upon minus minus VB upon VB R1. upon R1. सिमिलरली V2 माइनस VB V2 minus VB upon R1 R2. इक्वल टू R2 जीरो। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? V1 अपन R1 प्लस V2 अपन R2 इक्वल टू VB अपन R1 प्लस VB अपन R2। तो VB इक्वल टू, दोनों साइड में जब एलसीएम ले लेंगे तो कैन वी राइट V1 R2 प्लस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। देख लीजिए, बस मैथमेटिक्स है इसमें। यस सर। एलसीएम लिया गया दोनों साइड में, आप चाहे तो एक लाइन अपने तरफ से बढ़ाकर और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? अब जैसे VB दिखा तो VB को तो हमें हटाना है, तो यही हमने यूज कर लिया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल। क्या वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं? No sir. Yes, Virtual short use Virtual short. शॉर्ट ओनली वर्चुअल शॉर्ट। प्रभात, यहाँ पे Yes, sir. वर्चुअल ग्राउंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल वर्चुअल शॉर्ट लिखेंगे, क्योंकि कोई भी टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है। नहीं है। तो यहाँ से VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA इक्वल टू VB, और VB की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसको लिख सकते हैं V1 R2 प्लस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, थोड़ा इलेक्ट्रिकल तो नहीं पढ़ रहे होगे ना इस सेमेस्टर में तुम लोग? No No sir. sir. नहीं अच्छा, चलो फिर भी हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ याद आ रहा है? शायद कोई टर्म समझ में आ रहा है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। सर ईएमएफ को ऐड करते थे ऐसे पैरेलल में। Yes. यस सर। क्या? सर ईएमएफ का होता था, मतलब अगर दो पैरेलल में होते तो शायद था ये। नहीं नहीं सर, बैटरीज के सीरीज में पैरेलल होता था कनेक्शन में यूज करते थे। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज सीरीज में डिवीजन रूल। Yes sir. Voltage division. दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो उसके बीच का जो वोल्टेज होता है इसी से निकाला जाता है। चल खैर छोड़ो, उसको नहीं पढ़ो तो जान दो, उसको तो आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इक्वेशन 1 तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नाउ अब हम लोग क्या किया जाए, दूसरे नोड पर केसीएल अप्लाई किया जाए। अभी तक हम लोग एक ही नोड पर केसीएल अप्लाई करने से काम चल जा रहा था, लेकिन अब हमें दोनों नोड पर केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तब लिखिए अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। सर्किट बनाया था आप लोगों ने कॉपी में अपने? यस सर। Yes sir. तो सर्किट देख के आप समझ सकते हो नोड ए का केसीएल। सर माइनस I- आई माइनस IB. आई 1
माइनस में इसका चक्कर मत पड़ो। I Yes. plus IB1 is equals सर to IF is equals to IB1 plus और IB1 जैसे हमें दिखाई दिया, 0 हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे जरूर यार कि R इन इनफाइनाइट होता है, IB1 क्या हो जाएगा